हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टीचिंग competitive exam point of view, and it is another important topic for the MA psychology students and BA psychology students. So let's discuss about Piaget's cognitive development theory. Now before I discuss about this theory, let us know about Jean Piaget, who was the person who find out this theory. So who was Jean Piaget? Jean Piaget was a very famous psychologist who was born in Switzerland, and he was born in late 1800. He published his first scientific paper when he was just 11-year old, and he worked as an assistant to Alfred Binet and the Theodore Siemens, who worked to standardize their famous IQ टेस्ट. बट जो जीन पिएजेट हैं मोस्टली अपने एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाने जाते हैं, जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. एंड उनकी ये थ्योरी किससे इंस्पायर्ड थी? ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑन हिज ओन नेफ्यू एंड डॉटर. उन्होंने अपने नेफ्यू और डॉटर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उस बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई. एंड उन्होंने ये हाइपोथेसिस बनाया दैट चिल्ड्रन माइंड आर नॉट मेयरली अ स्मॉलर वर्जन्स ऑफ अडल्ट माइंड्स. उन्होंने कहा कि ये जो चिल्ड्रन माइंड है, ये जो है अडल्ट माइंड से डिफरेंट वर्क करता है. And Piaget was the first one to identify that children thinking is different just from the adult. बच्चे ऐसे नहीं सोचते जैसे कि हम adult सोचते हैं. And he proposed कि their intelligence जो है stages में grow करती है, and जो older children होते हैं उनकी thinking younger children से different होती है. एंड ना कि डिफरेंट होती है, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन द वे दे थिंक. लाइक द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस होते हैं इन द थिंकिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर चिल्ड्रन. दैट्स वाई द जीन पिएजेट की थ्योरी है आज भी इतनी वैलिड है कि ये बहुत सारे एजुकेशनल प्रोसेस में, लर्निंग थ्योरीज में यूज़ होती है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेन 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज. ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें जीन पिएजेट ने कॉग्निटिव प्रोसेस और एबिलिटीज दोनों का डिस्कशन किया है. एंड उन्होंने माना कि चिल्ड्रन जो हैं दे वर्क एज साइंटिस्ट, एंड बिकॉज चिल्ड्रन वर्क एज अ साइंटिस्ट बिकॉज दे ऑब्जर्व द थिंग्स and they do the experiments and they learn about, thus how they learn about the world. And as kid हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बच्चे अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो न्यू नॉलेज अडेप्ट करते हैं और उसको कैसे अपने माइंड में स्टोर करते हैं, ये सब कुछ जीन पिएजेट ने बताया. मैं ये जो कॉन्सेप्ट है न्यू नॉलेज का, एग्जिस्टिंग नॉलेज का, एंड कैसे अडेप्ट करते हैं, मैं इसको एक बार फिर से डिस्कस करूँगी एंड में, क्योंकि ये कुछ की वर्ड्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं. तो इसको मैं एक बार और डिस्कस करूँगी एंड में. नाउ व्हाट एंड हाउ जीन पिएजेट डिवाइडेड वेरियस स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. उन्होंने कहा कि जो बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी होती है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट. एंड जो एक्वायर करते हैं नॉलेज और जो इंटेलिजेंस एक्वायर करते हैं वो स्टेजेस में होता है. सो पिएजेट मेनली डिवाइडेड द कॉग्निटिव थ्योरी इनटू द 4 स्टेजेस. दैट इज द सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक होती है. नेक्स्ट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स तक होती है. थर्ड वन इज द कॉन्क्रीट एंड ऑपरेशनल स्टेज दैट लास्ट फ्रॉम एज 7 to 11. एंड लास्ट वन इज द फॉर्मल एंड ऑपरेशनल स्टेज दैट एजेस फ्रॉम 12 एंड अबव. सो हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. लेट डिस्कस द फर्स्ट वन, द सेंसरी मोटर स्टेज. जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक रहती है, इसके क्या मेजर करेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं. जब एक बच्चा होता है तो उसका वो वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो मेनली अपने मूवमेंट, सेंसेशंस और रिफ्लेक्सेस से इंटरेक्ट करता है. रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, जैसे कि सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग. जैसे ही आप छोटे बच्चे के मुंह में उंगली डाल तो वो सक करना शुरू कर देते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्स है.
उसके मुंह में कुछ डालोगे वो स्वॉलो कर लेता है, वो एक स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है। वो ग्रास्प करता है, कुछ भी चीज़ उसको पकड़ाओगे, अपनी फिंगर पकड़ाओगे, कोई भी टॉय पकड़ाओगे वो ग्रास्प कर लेता है। सो उसके जो वर्ल्ड है वो उसके सेंसेस से मोटिवेटेड है, वो अपने सेंसेशन से, अपने रिफ्लेक्सेस से इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। एक बच्चे में, छोटे बच्चे में 8 से 10 तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स होता है। मोरो रिफ्लेक्स मीन्स आप एक अपनी फिंगर उसके लिप्स के अराउंड लगाओगे तो अपना फेस उस तरफ टर्न करेगा। ऐसे ही डॉल रिफ्लेक्स होता है, आप बच्चे को अपराइट पोजीशन में होल्ड करोगे तो अपने जो पैर है वो डॉल की तरह हिलाएगा। ऐसे ही बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो अपना जो वर्ल्ड है वो इन रिफ्लेक्सेस के थ्रू, इन सेंसेशंस के थ्रू, इन मूवमेंट्स के थ्रू जानता है और लर्न करता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस स्टेज का वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? इन्फेंट लर्न दैट द थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दैट दे कैन नॉट बी सीन। वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में जानता है। जैसे कि आप अगर आप बच्चे को एक टॉय दिखाते हो और उसको हटा लेते हो तो भी बच्चे को ये समझ होती है कि वो उसके सामने नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि एक बहुत की डेवलपमेंट है इस स्टेज का। इस स्टेज में दे अंडरस्टैंड दैट दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। उनको ये पता होता है, उनको होता है कि वो एक सेपरेट है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि टीवी हो गया या रिमोट हो गया, टॉय हो गया, वो नहीं है, रादर उससे सेपरेट बीइंग्स हैं। एंड दे रियलाइज द थिंग्स बाय द एक्शंस एंड द कॉजेज दिस थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड द देम। उनको अपने एक्शंस का पता होता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसका वो ही कॉज हो रहा होता है, एंड उस तरीके से वो अपने वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना। कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्ट परमानेंस कैसे देख सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में? फॉर एग्जाम्पल पीकबू, आप छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, आप छुप जाइए और फिर भी बच्चा आपको ढूंढेगा क्योंकि उसको पता है कि उसको दिख नहीं रहा है, बट मम्मी या पापा जो भी कुछ छुपे हुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो आपको ढूंढता है। अनदर गेम इज कंटेनर प्ले। कंटेनर प्ले मतलब कोई भी चीज़ कंटेनर में छुपा देते हैं और आप बोलते हैं उसको ढूंढने के लिए, तो बच्चे को वो चीज़ दिख नहीं रही है बट उसको पता है वो एग्जिस्ट करती है। अनदर गेम इज लाइक स्टैकिंग प्ले, स्टैक्स, ब्लॉक्स बनाना। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट परमानेंस इन द सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज में आप क्या दे सकते हो जो कि सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करे, जैसे कि आप कलर्स दो, पेपर कलर्स दो, कलर्स और वाटर कलर्स, इवन कुछ भी दे सकते हो जिससे कि उसकी सेंसरी मोटर स्किल्स और उभरती हैं और जिससे कि उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस और परमानेंट होता है। नेक्स्ट स्टेज इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक रहता है। नाउ इस स्टेज में क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंटल चेंजेस हैं? द मेन डेवलपमेंटल चेंजेस इसमें है कि बच्चा इसमें सिंबल से सीखता है। एवरीथिंग जो है वो सिंबल से सीखता है, उसको वर्ड्स और पिक्चर से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कोई झाड़ू को वो इमेजिन कर लेगा ये मेरा एरोप्लेन है ना, वो, या फिर उसको कुछ और दे दो, रिमोट को दे दो, वो कहेगा ये तो मेरा फ़ोन है, और वो फ़ोन पे ऐसे सिम्बॉलिकली उससे बात करते जैसे कि हम बड़े बात करते हैं। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस स्टेज में। अनदर इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इस स्टेज में वो है ईगो सेंट्रिज्म। बच्चे जो है बहुत ईगो सेंट्रिक होते हैं एंड द स्ट्रगल टू सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। उनको लगता है कि जो जो नज़रिया उनको एक चीज़ देखने का है वही सही है, जो दूसरे का नज़रिया वो उसको समझते नहीं है और उनको समझना पसंद भी नहीं होता, उन वो एडमेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ये कहता है कि ये रिमोट मेरा फ़ोन है, तो उसको फ़ोन ही लगेगा, आप उसको कितना भी समझा लो नहीं ये टीवी का रिमोट है, ये फ़ोन नहीं है, तो वो ये मानना उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो स्ट्रगल करता है, उसको ये समझ नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म।
एट द सेम टाइम उनकी लैंग्वेज बेटर हो रही होती है, बट वो स्टिल बहुत सारे कंसेप्ट कॉन्क्रीट टर्म्स में सोचते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जैसे कि प्रोवर्ब है, जैसे आप उनको समझाओ, एक मुहावरे से समझाओ कि नाचना है आंगन टेढ़ा, तो उनको लिटरल मीनिंग उसका पता नहीं चलेगा। वो उसको ये समझेंगे नाचना और गाना। वो बहुत कॉन्क्रीट टर्म्स में सोचते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में सोच नहीं पाते हैं। नाउ डिस्कसिंग द सेम प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें वो मैनिपुलेट नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया प्रोवर्ब में, वो प्रोवर्ब का जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है वो नहीं समझ पाते, मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। एंड ईगोसेंट्रिज्म जो मैंने बताया कि वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते हैं, विच इज़ अ वेरी की एंड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेज। एंड फॉर एग्जांपल सिंबल्स जो है कि बहुत इंक्रीज हो जाते हैं उनके स्टेज में, वो प्ले करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन यूज एन ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, सच एज प्रिटेंडिंग अ ब्रूम इज अ हॉर्स। वो कह सकते हैं कि ये ब्रूम एक मेरा हॉर्स है। तो मैं सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, उनका वर्ल्ड जो है सिंबल्स में उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा होता है। Another important aspect is of the role playing. ना रोल प्लेइंग, इस स्टेज में बच्चे बहुत रोल प्ले करते हैं अपनी मम्मी का या फादर का या दादा दादी का, एज ए डॉक्टर और मैनी अदर कैरेक्टर्स। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि रोल प्लेइंग कौन से स्टेज में होता है, ईगोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज में होता है, किस स्टेज में सिंबल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, उस तरीके से सोचते हैं। तो ऐसे यूजुअल क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर्स बहुत आते हैं एग्जाम्स में। एंड इस स्टेज में दे डू नॉट डेवलप्ड कंस्ट्रक्टिविज्म येट। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स अपने कंसेप्ट बना लेना, खुद से समझना, खुद का थिंकिंग प्रोसेस, खुद का एब्स्ट्रैक्शन वो नहीं बने होते हैं। सो दिस स्टेज मार्क्स विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। वो सिंबल्स, रोल प्लेइंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ डेवलप नहीं होती है। ये अपना वर्ल्ड जो है सिंबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है उसने झाड़ू को हॉर्स समझ के वो खेलता है ना, या फिर किसी लकड़ी को तलवार समझ के खेलते हैं। सो वो सिंबल्स के साथ बना के ऐसे खेलते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने रामायण देख लिया और उसमें हनुमान जी को गधा देख लिया, तो एक लकड़ी को गधा समझ के वो खेलने लग जाते हैं। तो ऐसा 2 to 7 ईयर्स की एज में प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है। वो अपना वर्ल्ड जो है सिंबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ना नेक्स्ट वन इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर्स में तक होती है। एंड ये जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं कि बच्चे जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत कॉन्क्रीट इवेंट्स, बट हालांकि कॉन्क्रीटनेस अभी भी रहती है, बट ये जो है कंजर्वेशन सीख जाते हैं ना। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल, वो दे अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड इन शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ टॉल एंड स्किनी ग्लास। मतलब जो पानी एक छोटे से और चौड़े बर्तन में है, उसमें सेम पानी है जो कि एक लंबा और स्किनी सा ग्लास है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो बच्चे नहीं समझ पाते। उनको लगता था कि जो बड़ा सा लंबा सा उसमें पानी ग्लास में है वो ही ज़्यादा है कंजर्वेशन में। बट इस स्टेज में वो बच्चे समझ जाते हैं। इस स्टेज में उनकी थिंकिंग मोर लॉजिकल एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, बट स्टिल दे आर वेरी कॉन्क्रीट। इस स्टेज में एडिशन सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन यूज इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू दी जनरल प्रिंसिपल। ना यहाँ पे बच्चे यहाँ पे स्पेसिफिक और इंडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या है? इसमें बच्चे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सीख लेते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से, लाइक 7 2 जा 14 होते हैं, एंड उसको एक जनरली अप्लाई करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि उसको उनको स्टेटमेंट, मैथ की स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी जाती हैं कि 2 बच्चों को 7 एप्पल्स दिए हैं तो कितने होंगे। सो जो टेबल उन्होंने लर्न की होती है 7 × 2 = 14, तो वो इसको अप्लाई करना यहाँ पे सीख जाते हैं। दैट इज द इंडक्टिव लॉजिक। एंड जो ईगोसेंट्रिज्म था प्रीवियस स्टेज में, वो इस स्टेज में डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो समझ पाते हैं। सो दिस स्टेज
marks the logical thinking of the children. Here they understand the concept of the conservation and they become more organized. यहाँ पे उनकी इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल इंफॉर्मेशन को समझ पाते हैं एंड ईगो सेंट्रिज्म जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं. नाउ ईगो सेंट्रिज्म द सेम थिंग जो मैंने डिस्कस किया. नाउ बट किड्स एट दिस पॉइंट इन द डेवलपमेंट टेंड टू स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. जैसे कि मैंने बताया कि वो लॉजिकल हो जाते हैं बट फिर भी एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट वो समझ नहीं पाते हैं. एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने बताया था मुहावरे और प्रोवर्ब्स का मीनिंग जो वो समझ नहीं पाते हैं. हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मतलब उनके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम के, वो पता लगा नहीं पाते हैं, वो अभी भी इनमें लैकिंग होते हैं. एंड दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द थॉट आर यूनिक टू देम and that not everyone else necessarily shares their thought, feelings and opinion. जैसे कि मैंने बताया ईगो सेंट्रिज्म कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनको समझ में आने लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो यूनिक है. ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह सोचें, समझें और महसूस करें. उनको ये बात समझ में आने लगती है, उस चीज़ को लेकर वो कम स्टबर्न हो जाते हैं. Now let's see in this picture. मैंने आपको कंजर्वेशन का मीनिंग समझा रही थी. जैसे कि ये टू कप्स हैं. Now पहले स्टेज में क्या होता है कि वो दो जो कप हैं बराबर जो है उसमें बराबर पानी लग रहा है, बट जो अनादर जो कप है जैसे कि ये इसमें जो है एक बहुत चौड़ा बर्तन है, एक लंबा बर्तन है. तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को समझ में आ जाता है कि चौड़ा हो या लंबा हो दोनों में सेम इक्वल पानी है. मतलब उनको वॉल्यूम का समझ में आ जाता है, उनको नंबर का समझ में आता है. जैसे कि इनमें जो रेड डॉट्स हैं बहुत इक्वली स्पेस्ड है और यहाँ पे बहुत स्पार्सली स्पेस्ड हैं, तो उनको समझ में आ जाता है ये और ये बराबर है, बेशक स्पेस कितना ही हो. तो उनको नंबर समझ में आ जाते हैं, उनको मैटर समझ में आ जाता है, मैटर का कॉन्सेप्ट कि ये देखिए ये लंबा है और ये छोटा है. तो उनको समझ में आता है चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, मैटर दोनों में सेम ही है. सिमिलरली उनको लेंथ का कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है. ये दोनों बराबर हैं तो इवन ये दोनों भी बराबर है, बेशक आगे या पीछे वो क्यों ना हो. तो ये जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है वो इस स्टेज में उनको समझ में आ जाता है. The next and the last stage is the formal operational stage. Now formal operational stage क्या है? It is marked by the abstractness and the hypothetical प्रॉब्लम्स. एब्स्ट्रैक्टनेस जैसे कि मैंने कहा था वो बहुत एब्स्ट्रैक्टली सोच पाते हैं, मुहावरे का मतलब समझ में आ जाता है कि मुहावरे क्या बोलना चाहते हैं, या जो सरकाज़म हम बोलते हैं वो समझ में आ जाता है. उनको जो बात कहना चाह रहे हैं जिसको बोलते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उनको जो हम कह रहे हैं उनके पीछे की फीलिंग्स मीनिंग समझ में आने लगते हैं एंड उनको हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स का रीज़न पता लगने लग जाता है, उसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं. एंड दे बिकम मोर मोरल, फिलोसफिकल एंड एथिकल. सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं. थियोरेटिकल उनके अपनी ओपिनियन, अपने कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं. एंड जहाँ से कि वो डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग सीख जाते हैं. दैट इज़ फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल टू द स्पेसिफिक. अब यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल टू द स्पेसिफिक का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी स्क्वायर इजगल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक जनरल प्रिंसिपल है. इसको वो मैथ्स में डिफरेंट सॉल्यूशंस में अप्लाई करना समझ जाते हैं. जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में वो समझ जाते हैं. इसीलिए इस टाइम पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, एल्गोरिथम बच्चों की क्लास में इंट्रोड्यूस की जाती है. नाउ एंड इन दिस स्टेज बच्चे जो है मल्टीपल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन सोच पाते हैं. वो बहुत साइंटिफिकली सोचने लगते हैं एंड वो अपने फ्यूचर को लेके बारे में सोचने लगते हैं. और एक ही प्रॉब्लम जब आती है तो इस स्टेज में बच्चे जो है डिफरेंट तरीके से उसके सोल्यूशन ढूंढना जान जाते हैं, उनमें एक कैपेबिलिटी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन बिगन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड कैन फॉर्म हाइपोथेटिकल आइडिया. जैसे कि इसमें आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो एक जनरल प्रिंसिपल को डिफरेंट प्रॉब्लम में यूज़ करना सीख जाते हैं. नाउ
Here is little summary that Piaget 4 stages में हमने क्या पढ़ा. The first one is the sensory motor stage. यह सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 18 to 24 months तक रहती है, कुछ 2 साल तक है, जिसमें कि मेन जो याद रखने वाली चीज़ है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, कौन सी स्टेज में होता है, जो कि मैंने आपको बताया. प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 years ओल्ड तक रहती है, जिसमें कि सिम्बॉलिक थॉट्स रहते हैं. नेक्स्ट इज द कॉन्क्रीट एंड द ऑपरेशनल विच रेंजेस फ्रॉम 7 to 11 years, जिसमें कि लॉजिकल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. लास्ट वन इज द फॉर्मल एंड ऑपरेशनल, जो कि एडोलेसेंट से अडल्टहुड तक रहते हैं, दैट इज 12 years के अबव तक, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलपमेंट हो जाती है. नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बता रही थी स्टार्टिंग में, जिसको मैंने कहा था मैं आपको एंड में समझाऊंगी, जिससे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर सम ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्कीमास. ना स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. होते क्या स्कीमास? आप स्कीमास को ऐसे समझ लीजिए कि स्कीमास दे आर काइंड ऑफ मेंटल मैप्स. हमारे ब्रेन में हर चीज़ के लिए मैपिंग हो रखी है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी रास्ते से एक बार जाते हैं, आपको याद हो जाता है. क्यों? आपके ब्रेन में जो है एक मेंटल मैप बन जाता है. तो बेसिकली होता क्या है? स्कीमा डिस्क्राइब्स द मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. मीन्स एक बार जब मेंटल मैप या स्कीमा बन जाता है, उससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपके ब्रेन को पता चल जाता है, एक प्रिंट बन जाता है कि आपको यहाँ से इस रास्ते से जाना और यहाँ से मुड़ना है. और ये एक नॉलेज डेवलप कर देता है अबाउट द पर्टिकुलर थिंग. Now schemas are the category of knowledge that help us to interpret and understand the world. हमें ये वर्ल्ड को समझने के लिए, हमारे ब्रेन में हर चीज़ को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेंटल मैप्स बन रखे हैं. तो ये स्कीमास हमें हेल्प करता है to understand and interpret the whole world in the form of the schemas or mental maps. Now this schema include both the knowledge and the process of obtaining the knowledge. इसमें और जितनी इन्फॉर्मेशन आती जाती है वो एडअप होती जाती हैं एंड उसके हिसाब से मॉडिफाई होते जाते हैं और अडेप्ट होते जाते हैं और नए स्कीमास बनते रहते हैं. फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने एक छोटा सा एनिमल जो एक डॉग के रूप में देखा, एक छोटा सा डॉग देखा, फ्लफी सा, उसके हेयर्स हैं, ये सब कुछ. उसको तब तक यही लगता है कि ये डॉग जो है छोटा सा ही होता है और फ्लफी सा होता है. टिल द टाइम उसने एक बड़ा सा डॉग देखा, फॉर एग्जांपल बुलडॉग मान लीजिए, जो बहुत खतरनाक होता है, उसके बड़े से टीथ होते हैं, कैनाइन्स होते हैं. तो क्या होगा, ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई है इसके लिए फिर ये अडेप्ट होके, एसिमुलेट होके, फिर ये एक नया स्कीमा बनाएगा कि डॉग इतना बड़ा भी हो सकता है और ये खतरनाक भी हो सकता है, वो छोटा सा फ्लफी डॉग नहीं रहता. सो इसको क्या कहते हैं? ये जो मॉडिफिकेशन हुई है उसको बोलते हैं हम एसिमुलेशन. मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नॉन एज द एसिमुलेशन. मीन्स जो एग्जिस्ट कर रही थी ऑलरेडी, एक स्कीमा, एक मेंटल मैप एग्जिस्ट कर रही थी, उसमें और एडिशन हो गई इन्फॉर्मेशन की, न्यू इन्फॉर्मेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन. एंड ये बहुत सब्जेक्टिव होती है बिकॉज we tend to modify experiences and the information slightly to fit in our pre-existing beliefs. क्योंकि जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स रहते हैं उसमें हमें मॉडिफिकेशन कर रहा होता है, तो एक बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है ये. नाउ ये जो प्रोसेस होता है एसिमुलेट करने का, इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑल्टरिंग our existing schema in the light of the new information, and इस process को क्या कहते हैं? Accommodation. Okay, it involves modifying the existing schemas or ideas as a result of new information or the new experience. Now new schemas may also be developed during this process. Now जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग, जो प्रोसेस होता है टेकिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, उसको कहते हैं एसिमुलेशन. एंड जब ये मॉडिफाई कर देता है, हमारे पुराने स्कीमास को चेंज कर देता, ऑल्टर कर देता, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन. हम उसको एकोमोडेट करके, एक स्कीमा में एकोमोडेट करके न्यू स्कीमा बनाते हैं.
नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रिएशन? इक्विलिब्रिएशन मीन्स आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, इक्विलिब्रियम, होम्योस्टैसिस और बैलेंस। जैसे कि हमारी बॉडी में भी हमें इक्विलिब्रियम या होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए हमारा नॉर्मल बीपी रहता है, टेम्परेचर रहता है, वैसे ही हमारे मेंटल इक्विलिब्रिएशन भी ज़रूरी है। Now, Piaget believed that all human thought seeks order and is uncomfortable with contradictions and inconsistencies in knowledge structure. उन्होंने बोला है कि हमारे जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उनको भी इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, उनको भी अनकंफर्टेबलनेस या कॉन्ट्रडिक्शंस और इनकंसिस्टेंस पसंद नहीं होती। तो वो इक्विलिब्रियम पाने के लिए इक्विलिब्रेशन करने की ज़रूरत होती है। और वो कैसे होती है ना? इक्विलिब्रिएशन occur when a child schema can deal with the most new information through the assimilation। और ये इक्विलिब्रेशन कैसे होता है? जब हमारा जो पुराना स्कीमा है वो नई इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट कर पाता है, तब इक्विलिब्रिएशन आ पाता है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो देन इट रिजल्ट्स इनटू द डिसइक्विलिब्रियम विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जब वो नई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है a+b² सीखता है स्टार्टिंग में, बट स्टार्टिंग में उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा होता है उसको, एंड वो परेशान हो रहा होता है, सर ये तो आ नहीं रहा, ये तो समझ में आ नहीं रहा। तो वो क्या हो जाता है? दैट बिकम द स्टेज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम। बट जब वो ही बच्चा वो सीख जाता है उसको अप्लाई करना, तो देन इट बिकम्स द इक्विलिब्रियम स्टेज। हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है इक्विलिब्रिएशन में आ जाता है और बच्चे को समझ में आ जाता है। नाउ पिएजेट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिड नॉट प्रोग्रेस एट अ स्टडी रेट, रादर इट डेवलप्स इन लीप्स एंड बाउंड। ना पिएजेट ने ये भी बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक स्टडी रेट पे नहीं होता कि एक ही रेट पे होता जाए, लीप्स एंड बाउंड में होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे होता है। Now these were the some various important concept of accommodation, disequilibrium एंड assimilation, जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कैसे हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है एकोमोडेशन और इक्विलिब्रिएशन और एसिमुलेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ब्रेन है हमेशा इक्विलिब्रिएशन में रहना चाहता है और रहता है। जब कोई न्यू सिचुएशन आती है, जैसे कि कोई न्यू सिचुएशन आ गई, हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर वो डिसइक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, और जो अकोमोडेशन, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पुराने स्कीमा में अकोमोडेट होके, एसिमुलेट होके फिर वो न्यू स्कीमास बनाते हैं। यहाँ पे ओल्ड स्कीमास थे और यहाँ पे ये पूरा एसिमुलेट होके यहाँ पे न्यू स्कीमा बना देते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन फिर से इक्विलिब्रिएशन में आ जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अबाउट दी फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड होप यू वुड हैव लाइक्ड माय वीडियो। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाउ कैन आई इम्प्रूव ऑन माई वीडियो। थैंक्स।